Good morning everyone. I am Dr. H.S. कुमावत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम देख रहे थे मटेरियल कंट्रोल, उसमें हम देखेंगे आज प्रोसीजर्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल यानी सामग्री नियंत्रण। तो इसमें हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या प्रोसीजर होती है। इन्वेंट्री में हम सभी जैसे रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स सभी को शामिल करते हैं इसमें, और उसका स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाता है जिससे कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। तो सबसे पहले प्रोसीजर इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट यानी क्रय विभाग में अपनाई जाने वाली प्रोसेस। तो क्रय विभाग में क्रय मांग पत्र प्राप्त होने के बाद सामग्री के क्रय के लिए टेंडर्स आमंत्रित किए जाते हैं, और टेंडर्स प्राप्त हो जाने के बाद उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि किस विक्रेता की शर्तें अनुकूल है और जिससे उसको आदेश दिया जा सके। इस क्रय आदेश की एक कॉपी भंडार गृह को भेज दी जाती है ताकि ये पता लग सके कि उसके द्वारा भेजे गए जो क्रय मांग पत्र है और उसमें जो सामग्री लिखी हुई थी उसी का ही क्रय आदेश दिया गया है। जब वेंडर को आदेश प्राप्त हो जाता है तो वह माल का प्रेषण कर उसके साथ माल प्रेषण पत्र और डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है, और परचेज डिपार्टमेंट संबंधित सुपुर्दगी प्रपत्र गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज देता है। यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट होने के बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर अपनाएगा? रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट। सुपुर्दगी पत्र प्राप्त होने पर यह रिसीविंग डिपार्टमेंट सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, और सामग्री मिलने पर उसको खोलकर उसमें से एक तो आदेश की प्रति और डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सामग्री की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी की जांच करता है। जब ये विभाग क्वालिटी और क्वांटिटी से संतुष्ट हो जाता है तो वह एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे मटेरियल रिसीविंग नोट कहते हैं या गुड्स रिसीव्ड नोट कहते हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट की 4 कॉपीज तैयार की जाती है। सामग्री को इन प्रतियों के साथ भंडार गृह भेज दिया जाता है। फिर भंडार गृह फिजिकल काउंट करने के बाद इन प्रतियों पर हस्ताक्षर कर देता है। भंडारी जो स्टोर कीपर होता है वह उस पर साइन कर देता है, और वह एक कॉपी अपने पास रख देता है, और जो शेष 3 कॉपियाँ हैं वह डिपार्टमेंट को वापस दे देता है। इनमें से एक कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट अपने पास रख लेता है और 2 कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है। परचेज डिपार्टमेंट में मटेरियल रिसीव्ड नोट के अंतिम जो 2 कॉलम होते हैं उसमें सामग्री की रेट और अमाउंट लिख देता है, और एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यानी लागत लेखांकन विभाग को स्टोर्स लेजर में एंट्री करने के लिए भेज देता है। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है सामग्री भंडारण पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। यानी सामग्री प्राप्ति नोट, मटेरियल रिसीव्ड नोट की प्रतियों के साथ जब मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में प्राप्त होता है तो स्टोर कीपर सामग्री का भंडारण इस कुशलता के साथ करता है कि उसमें वेस्टेज, चोरी और अन्य किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं हो। इसके लिए वह एक बिन कार्ड रखता है। तो भंडार गृह यानी स्टोर्स में विभिन्न प्रकार की मटेरियल के लिए सेपरेट बिन होते हैं, और उस बिन में सामग्री रखी जाती है। बिन का मतलब अलमारी हो सकती है, डिब्बा हो सकता है, या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर मटेरियल रखा जाता है। उसी को हम बिन कहते हैं। उसका नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, और उसके आधार पर उसकी पहचान होती है।
तो सामग्री प्राप्त होने पर उसे संबंधित बिन में रख दिया जाता है। बिन कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं? बिन कार्ड से क्या होता है, रिसीप्ट और इशू का लेखा तुरंत कर लिया जाता है ताकि बाद में भूलने की संभावना नहीं रहती है, और बैलेंस भी तुरंत मिलाया जा सकता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से क्या क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो फर्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस, यानी जब हमारे पास पर्याप्त रॉ मटेरियल होता है तो प्रोडक्शन बंद होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है और कोई शॉर्टेज नहीं होगी रॉ मटेरियल की, इसलिए प्रोडक्शन ऑपरेशंस कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन डिमांड। डिमांड की फ्लक्चुएशन एक कॉमन बात है, तो जब हमारे पास सफिशिएंट आइटम्स होंगे स्टॉक में तो डिमांड कम या ज़्यादा होगी तो हम उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे डिमांड में फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिड्यूसेस, नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हो सकता है कि अप्रचलन के कारण, ऑब्सोलेंस के कारण वह आइटम मार्केट से बाहर हो जाए। लेकिन यदि हम जैसे EOQ का ध्यान रखेंगे तो हम जो हमारी EOQ आएगी उतना ही मटेरियल परचेज करेंगे, इससे जो लॉस होने की रिस्क है वो हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट 4 इज़ बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, क्योंकि जब हमारे पास रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में होगा तो प्रोडक्शन ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहेगा और टाइम पर फिनिश गुड्स तैयार होगा और हम कस्टमर को टाइम पर सप्लाई कर सकते हैं, इससे कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे तो उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा और हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, और इसके कारण हमको दूसरे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वह लॉस होगा। तो यदि हम इन्वेंट्री कंट्रोल करके सफिशिएंट रॉ मटेरियल रखेंगे, न ज़्यादा न कम, तो वर्किंग कैपिटल का इफ़ेक्टिव यूज़ होगा और जो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम है वह नहीं रहेगी, इसलिए हमारी वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स फ्लक्चुएशन इन आउटपुट। जैसा कि हमारे पास जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो फिनिश गुड्स तैयार होगा और फिनिश गुड्स के फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स होते हैं प्रोडक्शन के दौरान। हो सकता है मशीन्स ब्रेक डाउन हो जाए, कोई टूल्स टूट जाए, या पावर सप्लाई में इंटरप्शन हो जाए, या रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो टाइमली, हो सकता है लेबर स्ट्राइक पर चले जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जब हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन से हम बचे रहेंगे और टाइमली हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फिनिश गुड्स स्टॉक में रहेगा। थैंक यू।